नेपाल में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 68 लोग सवार थे। नेपाल में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसमें 68 लोग सवार थे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की। इसमें बताया जा रहा है कि 68 लोग सवार थे। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान। यति एयरलाइंस का ये विमान था और एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इसमें 68 लोग सवार थे और यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटना हुआ है। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यति एयरलाइंस के उस विमान की है जो पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान और पोखरा एयरपोर्ट रनवे पर ये हादसा हुआ है। 72 यात्रियों वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जमकर तारीफ की है। पप्पू यादव ने हिमाचल सरकार के फैसले से सभी को सीख लेने की भी सलाह दी है। एक ट्वीट में पप्पू यादव ने लिखा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करने का फैसला लिया। अन्य राजनीतिक दलों को इससे सीख लेनी चाहिए। चुनावी वादों को जुमला न बनाएं। पहली कैबिनेट से उसे लागू करने की प्रतिबद्धता दिखाएं। गौरतलब है हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लागू कर दिया। शुक्रवार को सुक्खू कैबिनेट ने ओपीएस पर मुहर लगा दी और तत्काल प्रभाव से फैसले को लागू करने का आदेश दिया। गौरतलब है विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसकी वजह से पार्टी राज्य में वापसी करने में भी कामयाब रही और अब सरकार ने अपने वादे को पूरा कर दिया है, जिसके बाद राज्य में खुशी की लहर है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए 38 लोकसभा की सीटें जीतेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार से वोट में सेंधमारी पर उन्होंने कहा कि शिवसेना का वोट बैंक मजबूत है। गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने 2024 में होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव उद्धव ठाकरे की नीच शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की वकालत की। लोकसभा के चुनाव पर शिवसेना नेता का बड़ा दावा। शरद पवार की वकालत करने के बाद शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 41 पर जीत हासिल की थी। तो इसमें एक सवाल ये सामने आया कि क्या शिवसेना के लिए बीएमसी का चुनाव चुनौती होगा। इस सवाल के जवाब में संजय राउत का कहना है, बीएमसी चुनाव में मुंबई की जनता शिवसेना के साथ है। पिछले साल जून में शिंदे की बगावत से शिवसेना नीत महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी थी। प्रकाश अंबेडकर के साथ आने पर भी टिप्पणी शिवसेना के नेता ने की है। शिवसेना के ज्यादातर बागी विधायकों ने शिंदे गुट का समर्थन किया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मई में होने वाले हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अगले साल अक्टूबर में होने की संभावना है। चुनाव में प्रकाश अंबेडकर के शामिल होने पर भी संजय राउत ने खुलकर टिप्पणी की। जब उनसे पूछा गया था कि क्या शिवसेना का प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ हाथ मिलाना भरोसेमंद साबित होगा, इस पर संजय राउत ने कहा कि ठाकरे और अंबेडकर परिवार के बीच सालों पुराना नाता है। उन्होंने साफ किया है कि सभी चुनाव शिवसेना और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी भरे फोन कॉल्स को लेकर नागपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री को धमकी भरी फोन करने वाला व्यक्ति कुख्यात गैंगस्टर जयेश कांता है। फिलहाल वह कर्नाटक के बेलगावी जेल में बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जयेश कांता गडकरी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर धमकी दी थी। वहीं पुलिस का कहना है कि केंद्रीय मंत्री को जेल के अंदर बंद कांता ने धमकी भरे फोन किए थे। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कुख्यात जयेश कांता ने जेल के अंदर से कॉल किया था। मामले की छानबीन के लिए नागपुर पुलिस बेलगावी के लिए रवाना हो चुकी है। एक बीएसएनएल नंबर से नितिन गडकरी के कार्यालय के लैंडलाइन नंबर पर सुबह 11:32 और दोपहर 12:32 पर 3 कॉल किए गए। बीएसएनएल से कॉल रिकॉर्ड भी मांगा गया है। 11:25 और 11:32 और 12:32 को 3 कॉल आए थे। उसमें जो है वो डिटेल हम निकल रहा है। उसके सीडीआर और अदर एनालिसिस
हमारे क्राइम बेंच उसके ऊपर काम कर रही है। क्या धमकी दिया था सर, क्या धमकी वो अभी तक डिटेल नहीं बोल रहे हैं, जो आगे एनालिसिस चालू है उनका कि क्या चालू है, क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आपको डिटेल बताएं। केंद्रीय मंत्री को धमकी के बाद पुलिस ने नितिन गडकरी की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया कि नितिन गडकरी के पास 3 फोन कॉल्स आए थे। सुरक्षा में जो है उसमें बढ़ाई गई है और जो जहाँ कार्यक्रम है गडकरी साहब के वहाँ के जो जितना सिक्योरिटी पर्पस इम्पोर्टेंट दिया है वो सुरक्षा भी बढ़ोती है और उनकी केयर भी कर रहे हैं। नितिन गडकरी को धमकी भरे फोन कॉल्स का खुलासा होने के बाद बेलगावी जेल प्रशासन भी हरकत में आया और उसने जेल में छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस को कांता के पास से एक डायरी मिली जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं नागपुर पुलिस ने आरोपी की रिमांड की मांग की है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि फोन करने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हुए गडकरी को जान से मारने की धमकी और फिरौती मांगी। दस दिन में मेरी इज्जत वापस आ जाएगी। माँ मेरी बेहोश है हॉस्पिटल में। आदिल के घर वाले से मेरी बात हुई है, उन्होंने उनको समझाया, घर वाले बहुत अच्छे हैं। मीडिया के सामने बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत आखिर फूट फूट कर क्यों रो रही हैं? दरअसल राखी सावंत ने आदिल के साथ शादी का ऐलान किया तो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई, लेकिन आदिल ने पहले शादी को फेक बता दिया और अब वो कह रहे हैं कि उनका परिवार मान नहीं रहा है। जिसके बाद राखी सावंत फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि उनके पास सबूत है। सारे मेरे शादी के प्रूफ दिए हैं मैंने, सब कुछ असली है। मीडिया सारी अंधी है क्या? जाके वो दिया हुआ कोर्ट में जाके चेक कीजिए ना आप लोग जाके। क्यों नहीं चेक कर रहे? क्यों नहीं चेक कर रहे? लेकिन आदिल भाई बोले थे कि 10 दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। 10 दिन में मेरी इज्जत वापस आ जाएगी क्या? राखी जी ऐसा क्या लगता है, क्या होगा? 10 दिन में इज्जत वापस आ जाएगी। मीडिया के सामने रोते हुए राखी सावंत ने कहा कि उनकी मां बेहोश हैं। बिग बॉस से वापस आने के बाद वे एक भी दिन नहीं सोई हैं। उन्होंने पूछा कि 10 दिन में उनकी इज्जत वापस आ जाएगी क्या? माँ मेरी बेहोश है हॉस्पिटल में। बिग बॉस से बाहर आने के बाद एक बार भी चैन से सोई नहीं हूँ मैं। माँ को देखो कि ये सब प्रॉब्लम्स देखूं मैं। मेरे कोई नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। राखी जी रोते हुए राखी सावंत ने कहा कि एक लड़की शादी करती है घर बसाने के लिए। राखी ने कहा कि आदिल से बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो जाइए ना, वो सर्टिफिकेट कोर्ट में जाके बात कीजिए ना। एक लड़की शादी करती है अपना घर बसाने के, क्यों है मेरी जिंदगी में इतने दुख? पहले भी ऐसा हुआ, सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ। राखी जी क्या सलमान जी बात हुई आपसे? सलमान जी से मेरे मैटर में सलमान जी क्या करेंगे? उनको मैं नहीं सताना चाहती। जो कुछ कर सकते हैं वो आदिल ही कर सकते हैं। सलमान जी क्या कर ले? बात कीजिए ना। कोई फायदा नहीं है उनसे बात करके। आज भी मैंने कहा एक बार मीडिया में कह दो। हाँ। मेरी माँ आज चलने लगी है, थोड़ी उठी है बेड से। मेरी माँ को पता चल गया तो वो फिर से बेहोश हो जाएगी, मर जाएगी मेरी माँ। अभी तक मेरी माँ को नहीं मालूम है, ऐसे न्यूज़ चल रही। मेरी मासियों को, मेरे खानदान को मालूम पड़ा है। गौरतलब है राखी सावंत और आदिल ने 7 महीने पहले 2022 में शादी कर ली थी। आदिल से निकाह के बाद राखी ने अपना नाम फातिमा रख लिया है। पेशे से बिजनेसमैन आदिल राखी से 6 साल छोटे हैं।